Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 15 of class 9th. Lesson name is Improvement in Food Resources. Today our topic is poultry farming. Poultry farming means कुछ किसान हैन और डक्स पालते हैं ताकि वो क्या करें, एग और मीट मिल सके उन्हें। तो पक्षी पालते हैं ना, जैसे शुतुरमुर्ग वगैरह पालते हैं, उसे पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। ये सब किस लिए पालते हैं? ताकि उनसे अंडे मिले उनके और उनके मीट के लिए चिकन मिले। तो पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग्स। जो ये पक्षी जो पालते हैं वो किसके लिए पाले जाते हैं? एग प्रोडक्शन एंड चिकन, जो उनका मीट मिलता है उनको। देयरफॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप। तो फिर उनको लिए उन पक्षियों को अच्छी तरह से खिलाना पड़ता है, उनको डेवलप किया जाता है। एंड फार्म टू प्रोड्यूस लेयरर। लेयरर होता है जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है, फॉर एग्स एंड ब्रोलर फॉर मीट। इसमें भी काइंड्स होते हैं, जो अंडे देते हैं उसे लेयरर बोलते हैं और जो एग देते हैं ब्रोलर बोलते हैं। मेनली यहाँ पर हम मुर्गी पालन के बारे में बात करेंगे इस पोल्ट्री फार्मिंग में। वैसे तो कई तरह के पक्षी पाले जाते हैं, लेकिन हम यहाँ मुर्गियों के बारे में बात करेंगे। तो लेयरर्स जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है, ब्रोलर जो मीट देने वाले होते हैं, उन पक्षियों को मेनली मुर्गा होता है, इसको ब्रोलर बोलते हैं। स्पेलिंग देख लो आप, LAYERS लेयर्स, और ये ब्रोलर BROILERS। The cross breeding programs between indigenous for example asil and foreign exotic means foreigner जो है leghorn breed for variety improvement। इनकी वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है टू डेवलप न्यू वैरायटी, जिससे नई वैरायटी के बच्चे पैदा होते हैं। एंड डिजायरेबल ट्रेड्स, जो उनमें हमें गुण चाहिए वो डिजायरेबल ट्रेड्स मीन्स उनमें वे गुण पैदा हो जाए। ताकि नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, इससे चिक्स जो उनके बच्चे पैदा होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। डवार्फ ब्रोलर पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक्स प्रोडक्शन, और वो थोड़े बौने होते हैं जो ब्रोलर होते हैं। समर अडेप्टेशन, वो गर्मी को सहन कर सके, ऐसे बच्चे पैदा हुए। टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, ताकि वो ज़्यादा गर्मी को सहन कर सके। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, और उनकी बॉडी को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी कम हो। रिप्रोडक्शन इन साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइबर्स चीपर डाइट फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट। और ये खाने के लिए इनको क्या चाहिए? बस एग्रीकल्चर से जो थोड़ा बहुत मिल जाता है ना, कृषि के बाद जो छोटे छोटे दाने हैं या बच जाते हैं, उनको खाकर ही एग लेइंग कैपेसिटी इनकी बढ़ सके। इस तरह से जो एग लेइंग बर्ड है ना, उनका साइज रिड्यूस कर दिया जाता है विद एबिलिटी, और उन्हें ये एबिलिटी डाल दी जाती है टू यूटिलाइज मोर फाइबर्स चीपर डाइट, ताकि वो फाइबरस और सस्ती डाइट ले सके। अब एग एंड ब्रोलर प्रोडक्ट होता क्या है? ये ब्रोलर चिकन आर फेड विद विटामिन रिच, इनको अलग अलग तरह का खाना दिया जाता है। जो ब्रोलर चिकन है जिनसे मीट लेंगे उनको विटामिन रिच फूड दिया जाता है, विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टेलिटी, ताकि उनकी मृत्यु ना हो, मरे ना। एंड टू मेंटेन फीदरिंग, उनके पंख वगैरह बने रहें। एंड कार्कस क्वालिटी, दे आर प्रोड्यूस एज ब्रोलर एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पज, और इन्हें मोटा ताज़ा करके रखा जाता है ताकि उनमें से ज़्यादा मात्रा में मीट निकले। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर इम्पोर्टेंट। दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। एंड हाइजीनिक कंडीशन, साफ़ सफाई। एंड पोल्ट्री फीड, अच्छा खाना। एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। देखो, अगर तुम्हें अच्छा मीट और एग ज़्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए वहाँ। पोल्ट्री में जो खाना खिलाओगे वो अच्छी क्वालिटी का हो, उसमें विटामिन रिच हो, और डिजीज बीमारियाँ ना फैले, और वहाँ पर जो चूहे वगैरह हो, पेस्ट वगैरह हो, वे ना हो। द हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रोलर आर समवट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर। अब जो उनका रहने का स्थान है, जो उनका खाने की है, वो सब डिफरेंट होता है। ब्रोलर जो मीट देने वाले हैं, एग लेयर जो एग देते हैं,
तो मुर्गी और जो मीट के लिए पाले जाने वाले पक्षी है ना, उनको डिफरेंट तरह से घर में होना होता है, खाना भी उनका अलग होता है, उनका एनवायरनमेंट भी अलग होता है। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? द रेशो फॉर ब्रॉयलर इज प्रोटीन रिच। जो राशन होता है उनका, जो उनका राशन होता है, जो ब्रॉयलर होते हैं, मीट देने वाले पक्षी होते हैं, इज प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट। उनमें फैट कम और प्रोटीन ज़्यादा। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई। उनके खाने में विटामिन ए और के भी अच्छी मात्रा में हो, तभी उनके मीट में विटामिन ए, विटामिन के और प्रोटीन मिलेगा, ताकि जो उसको खाए तो उसे भी ये सब विटामिन ए, के और प्रोटीन मिले। पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीज। जो पोल्ट्री में पक्षी रहते हैं, इनमें भिन्न भिन्न प्रकार की कई बार डिजीज लग जाती है, ड्यू टू वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर मान लो हम इन्हें ढंग से खाना ना दें तो विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण इनके अंदर भी, जैसे इंसानों में विटामिन की कमी से बीमारियां हो जाती हैं, ऐसे पक्षियों में भी हो जाती हैं। दीज नेसेसिटेट प्रॉपर क्लीनिंग। तो फिर क्या करना पड़ेगा? उनकी क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए, सैनिटेशन, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, वहाँ पर डिसइंफेक्ट फेंके जाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन, टाइमली उनको टीका भी दिए जाते हैं, जैसे पशुओं को टीकाकरण होता है ना, ऐसे पक्षियों को भी टीके दिए जाते हैं। एंड ऑकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ताकि प्रिवेंट कर सके, बचा सके, रोका जा सके इन्फेक्शियस डिजीज फैलने से। जैसे कुछ पक्षियों में अगर बीमारी लगे तो दूसरे पक्षियों को ना हो, इसलिए उनको टीके लगाए जाते हैं। एंड रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज। अगर कभी कोई बीमारी फैल जाए तो कम से कम पक्षी ही मरे, इसलिए ये इनको टीकाकरण करना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्ट, ये सब जरूरी हैं। और ये बीमारियाँ किससे होती हैं? वायरस से, फंगस से। और दो तरह के इसमें पक्षी हैं, जो मुर्गे हैं, ब्रोलर मीट देने वाले और अंडे देने वाले। अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ होती हैं उनको अलग तरह का खाना चाहिए होता है। मीट देने वाले को विटामिन ए और के रिच एंड प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है। अब है फिश प्रोडक्शन। फिश इज ए चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। अगर एनिमल, जो लोग एनिमल खाते हैं, मतलब उनके एग या मीट खाते हैं, तो एनिमल प्रोटीन का जो सबसे सस्ता साधन है वो फ़िश है। और ज़्यादातर ये कोस्टल एरिया में फ़िश खाई जाती है। कोस्टल एरिया में समुद्र के किनारे। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड द फाइंड ट्रू फिश एज वेल एज सेल फिश। कुछ लोग तो सिंपल फिश खाते हैं, कुछ सेल फिश में जिसके ऊपर बाहर कठोर सेल होता है, सच एज प्रॉन एंड मोल्सस। ये जो प्रॉन और मोल्स है, इनके ऊपर सेल होता है, कठोर कवच। और कुछ लोग सिंपल ट्रू फिश मीन सिंपल जो फिश होती है वो खाते हैं। देयर आर टू वे ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। दो तरीके हैं फिश पकड़ने के। वन इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, जो अपने आप बनते हैं, नेचुरल मीन्स नेचर में बनते हैं, विच इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। अगर नेचर जैसे झील वगैरह से पकड़ोगे, अपने आप से जो समुद्र से पकड़ेंगे तो उसे बोलेंगे कैप्चर फिशिंग। द अदर वे इज टू बाय फिश फार्मिंग। दूसरा, फिश को पहले फार्म किया जाता है, बनाया जाता है एक तरह से, विच इज कॉल्ड कल्चर फिशरी। पहले अपने आप से वहाँ पर उनके बीज डाले जाते हैं, उनके अंडे डाले जाते हैं, फिर वहाँ फिश उगती हैं, एक तरह से फिश बनती हैं, उसे बोलते हैं कल्चर फिशरी। एक तो नेचुरली जहाँ अपने आप पैदा होती है उन्हें बोलेंगे कैप्चर फिशिंग, अगर आप उनको पकड़ते हो। दूसरा तरीका है फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग जैसे क्रो फार्मिंग होती है ना, वैसे ही है। पहले पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ पर फिश पाली जाती है। उसके लिए पहले उनके अंडे सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर वो अंडे डाले जाते हैं। इस तरह से कल्चर की जाती है फिश, उसे बोलते हैं कल्चर फिशरी या फिश फार्मिंग। द वाटर सोर्स ऑफ फिश कैन बी इधर सी वाटर। और जो वाटर है वो सी वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, सच एज रिवर एंड पोन्ड्स। रिवर और पोन्ड फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल है। फिशिंग कैन दस बी डन बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश। तो फिशिंग कैसे की जा सकती है, फिश प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? कैप्चर करके नेचुरल रिसोर्स से, कल्चर करके कि कल्चर ऑफ फिश इन मैराइन एंड फ्रेश वाटर। और ये कल्चरिंग भी ना मैराइन वाटर में भी की जा सकती है, समुद्री पानी में भी की जा सकती है और फ्रेश वाटर में भी की जा सकती है। तो पहले आज हम मैराइन फिशरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। मैराइन होता है समुंदर। इंडियाज मैराइन फिशरी रिसोर्स इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्टल लाइन। आपको पता है इंडिया में लास्ट साउथ में
कोस्टल लाइन है जो 7,500 किलोमीटर लंबी है। एंड डीप सीज, और गहरे गहरे समुद्र हैं। बियॉन्ड इट पॉपुलर मैराइन फिश वेराइटीज इंक्लूड, अब फिश की वैरायटी है आपको एक दो याद रखनी है, कई बार एग्जाम में आ जाती है। पॉपुलर मैराइन फिश जो वैरायटी है इंक्लूड पोम्फ्रेट, मैक्रिल, ट्यूना, सार्डाइन्स एंड बॉम्बे डक। मैराइन फिश आर कोट यूजिंग मैनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट, तो उसके लिए फिशिंग नेट जो मछुआरे यूज करते हैं फ्रॉम फिशिंग बोट। यील्ड आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश होता है फिश का झुंड, पहले उनको लोकेट किया जाता है कि ये कहाँ है। इन द ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का यूज किया जाता है उसमें, और फिर ये देख लिया जाता है कि फ़िश कहाँ पर झुंड बना के घूम रही हैं, और उसके बाद उनको पकड़ा जाता है। एंड इको साउंडर्स, तो जो ये इको साउंडर्स जो आपने पढ़े थे और सैटेलाइट के बारे में, ये हमें ये बता देते हैं कहाँ पर स्कूल्स ऑफ फिश है, फिश बहुत सारी इकट्ठी हैं, और फिर उनको पकड़ लिया जाता है। सम मैराइन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ तो मैराइन फिश है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू उनको कॉस्ट ज़्यादा है। एंड आल्सो फार्म्ड इन सी वाटर, और कुछ को खुद सी वाटर में पैदा किया जाता है। दीज इंक्लूड फाइंड फिशेज लाइक मुलेट्स, बेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स, shellfish such as prawn, mussels and oyster as well as seaweed. Oyster also cultivated for the pearl, जो oyster नाम की जो ये मछली है इसको किसके लिए पाला जाता है, पर्ल जो मोती होते हैं ना उनके लिए। दे मेक, वे मोती बनाती हैं। ये शेल फिश होती है मेनली जो ये पर्ल बनाती हैं। शेल फिश जैसे प्रॉन, मसल्स, ओयस्टर, ये तीन तरह की शेल फिश है, इनके ऊपर कठोर कवच होता है। शेल फिश में से जो ओयस्टर है ये मोती बनाने वाली मछली है। एज मैराइन फिश स्टॉक्स गेट फर्दर डिप्लीटेड, लेकिन मैराइन फिश लगातार घटती जा रही हैं। एंड डिमांड फॉर मोर फिश कैन ओनली बी मेट बाय सच कल्चर फिशरीज, तो अब जब नेचर में से फिश घटती जाएंगी और लोगों की मांग बढ़ती जाएगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, कल्चर करनी पड़ेगी फिशरीज। मीन्स पहले पानी ऐसे इकट्ठा करना फिर उसमें मछलियाँ पैदा करना, उसे बोलते हैं कल्चर फिशरीज। ये प्रैक्टिस कॉल्ड मैरी कल्चर, उसे बोलते हैं मैरी कल्चर। मैराइन वाटर में पैदा करोगे फिश तो क्या होगा, मैरी कल्चर कहलाएगा वो। आज हमने स्टूडेंट जितना पढ़ा है आप इतना रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।